सत्या क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपकी एग्ज़ाम अच्छा हो इसके लिए हम कुछ प्रश्न लाए हैं जो आपको मदद पहुंचाएंगे। हमारा प्रश्न आज का रहेगा जो 10th क्लास के चौथे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं और समझते हैं कि हमें एग्जाम में किस तरीके से लिखना है ताकि मार्क्स अच्छे उठे। हम सबका आज टॉपिक है विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक करंट। हम जो इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये है क्या चीज, हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे हमने वहां से बोर्ड में बटन टिपा और यहाँ बल्ब जल जाते हैं, पंखे जल जाते हैं, जो भी उपकरण जुटे हों, डिवाइस जुटे हों, वो ऑन हो जाते हैं, यानी चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो हम आज विद्युत धारा के बारे में जाने कि विद्युत धारा है क्या चीज। तो हम विद्युत धारा के बारे में जिसे समझने के लिए, धारा विद्युत का मतलब होता है आवेश से, तो धारा का मतलब होता है प्रवाह। अगर कोई ऑर्डर में यानी कोई व्यवस्थित है ना, कोई ऑर्डर का पालन कर रहे हैं तो वो व्यवस्थित प्रवाह कहलाती है। प्रवाह का मतलब है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना, उसे हम प्रवाह कहते हैं अपनी भाषा में। यानी अगर आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अपनी ऑर्डर में चले, ऑर्डर का मतलब कोई दिशा हो उस दिशा में चले, ऐसा नहीं कि कभी इधर जाना तो कभी इधर हो गया, कभी उधर हो गया, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, ऐसा नहीं, कोई ऑर्डर का पालन करके चले, तब हम उसे विद्युत धारा समझते हैं। जैसे मान लें नदी है और नदी में पानी जो है, जब धारा कब कहते कि धारा चल रहा है, जब पानी की प्रवाह एक दिशा से एक निश्चित दिशा की ओर होते रहती है, जिधर उसका रास्ता है, जिधर वो नदी रास्ता बना रखी है उस दिशा की ओर, या तो इधर से बहे या तो इधर से चले। यानी धारा जो है, धारा का मतलब है कि एक जगह यहाँ पानी था, यहाँ से चलते चलते प्रवाह ऐसे होते थे। ये मान लेते हैं नदी हमारी, तो धारा ए पॉइंट से ए की तरफ से बी की तरफ पानी बह रही है, इस तरीके से धारा अपनी गति आराम आराम से चल रही है। तो ये हुआ पानी का प्रवाह, यानी हम इसे बोलते हैं जल धारा। जल जो है अपनी ऑर्डर यानी अपनी ऑर्डर एक निश्चित दिशा की ओर गति कर रही है, तो हम इसे नाम दिए जल धारा, क्योंकि इसमें जल की धारा चल रही थी। उसी तरीका से हम यहाँ पे नाम देंगे विद्युत धारा, और विद्युत का हमारा तात्पर्य होगा, विद्युत क्या है, हम विद्युत से कुछ जानते तो नहीं ना। विद्युत से हमारा तात्पर्य है आवेश। आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। हम ऐसे भी जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना तो है ना खत्म कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब आवेश एक प्रकार का ऊर्जा है तो हम ऊर्जा को तो एक रूप से दूसरे रूप दे सकते हैं। जिस तरीके से हम आवेश का प्रयोग करके यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, यानी पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो इसे प्रकाश में बदलते हैं, ऊष्मा को, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि आवेश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को हम, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में से बदल सकते हैं। तो हम समझते हैं कि क्या थे। कहता है कि किसी चालक पदार्थ में जल भी चलने के लिए एक रास्ता है, जिसे हम नदी का नाम देते हैं, समुद्र का नाम देते हैं, जिसमें जा रही है। उसी तरीका से आवेश का भी चलने का एक रास्ता होता है, जिसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। मान लेते ये चालक पदार्थ हमारे पास, ये अल्युमिनियम वायर है, अल्युमिनियम वायर लिख देते हैं, अल्युमिनियम का क्या है, तार है। अब इसके अंदर से होकर अगर आवेश जा रही है, इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, आवेश जा रही है, तो कहता है किसी दिशा में, कोई एक इसका एक दिशा है, किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो ए पॉइंट से बी की ओर अगर अग्रसित है, आने जा रही है, तो कहता है दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह को, एक बिंदु ए रहा, एक बिंदु ए रहा, ए और बी, दो बिंदुओं के बीच व्यवस्थित प्रवाह हो रही है, ऑर्डर से हो रही है, उस चीज को हम विद्युत धारा कहते हैं। वास्तव में आवेश इंपॉर्टेंट है, इससे होकर जा क्या रहा है, आवेश। दूसरा भाषा में, शॉर्ट भाषा में से लिखा जाता है आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान समझिएगा, आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। मगर वो परिभाषा लिखें
तो उस परिभाषा से हमें फॉर्मूला समझ में आती। जैसे दूसरा परिभाषा लिखते हैं, आवेश की व्यवस्थित प्रवाह, क्योंकि व्यवस्थित तो होना बहुत जरूरी है, व्यवस्थित यानी जिसे हम ऑर्डर्ड बोलते हैं, ऑर्डर्ड यानी व्यवस्थित प्रवाह की दर को विद्युत धारा भी समझते हैं, इससे भी समझते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आपको जो अच्छा हो याद करने में वो याद करें। अब समझिए, फिजिक्स जो है हमारी, जो साइंस के एक पार्ट, फिजिक्स जो है, फिजिकल साइंस जो, उसमें समय की जो चर्चा की गई है, जब जब कहा गया है कि जब जब समय की चर्चा होगी यानी दर की चर्चा होगी, वहां समय जुटेगा, और समय इस रिलेशन में जुटेगा को वहां हमेशा अनुपात के रूप में आएगा। इसका मतलब हुआ कि आवेश जो है, आवेश की प्रवाह की दर, तो विद्युत धारा का मतलब हुआ आवेश की प्रवाह की व्यवस्थित प्रवाह की दर को, व्यवस्थित ऑर्डर में होना चाहिए प्रवाह, उसके दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। जो हमारा फिजिकल साइंस है, फिजिक्स का साइंस है, वो दर को बहुत अच्छा है ना टर्म में बनाया है, समय से तुलना किया है, और समय से इसका रिलेशन ऐसा है कि हमेशा अनुपात में है। जब जब दर आएगा, जब हम इसे अनुपात में लेके जाएंगे। तो लिखा है आवेश की प्रवाह, तो किसका प्रवाह हो रहा, आवेश, तो आवेश की व्यवस्थित प्रवाह तो हो गई, प्रवाह की दर का मतलब समय, और समय को हम भी बोले कि किस में से ले जाएगा, अनुपात में। तो समय जो है अनुपात में आएगी, यह देखिए, अनुपात का मतलब भागा। आप सिंपल भाषा समझ के रखिए, क्या होगा, भागा। अपनी भाषा में समझ के रखिए, हमें याद करना है, थोड़ी ना किसी को कॉपी दिखाना है। किसी को कॉपी दिखाना है तो दिखाना है, दिक्कत क्या है इसमें, हमारी कॉपी है, हम पढ़ रहे हैं, हमें समझना है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हम समझा देंगे, उससे क्या होगा कि हमें दोबारा पढ़ने की मौका मिल जाएगी और समझाने की भी। तो आप अपनी कॉपी अपनी तरीके से सरिया के चलिए। तो बोलता है कि आवेश की प्रवाह की दर का मतलब समय, और समय किस रिलेशन में, भागा के रिलेशन में। तो यहाँ समय हुआ, तो आवेश बटा समय को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। तो यहाँ लिखेंगे विद्युत धारा। आज से याद रखेंगे, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। हम सबकी परिभाषा से ही निकली कि आवेश की व्यवस्थित प्रवाह, व्यवस्थित मतलब ऑर्डर में प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह हो भी तो कैसे, ऑर्डर में, एक दिशा हो रही है, इससे इधर से इधर जा रही है तो जा रही है, ऐसा नहीं कि इधर गई फिर इधर पलट गई, फिर इधर जा रही है, फिर पलट गई, फिर पलट रही, ऐसे नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बह रहे हैं तो इस दिशा में बहेंगे, अगर प्रोटॉन इस दिशा में बह रहे हैं तो इस दिशा में बहेंगे। आवेश तो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो विद्युत धारा का मतलब हुआ आवेश बटा समय, विद्युत धारा कहलाती। अगर हम इसका आवेश को लिखते हैं किसी से, Q से, समय को लिखते हैं हम T से, विद्युत धारा को लिखते हैं हम I से, I बराबर Q बटा T। इसका अगर SI मात्रक लिखें, SI मात्रक, तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। क्या क्या इसका ऐसे किस होता है वो समझते हैं। Q जो है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। T जो है समय यानी उसका होता है सेकेंड। जब हम कूलॉम बटा सेकेंड करते हैं तो बनता है एम्पियर। इसी को शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो C बाय सेकेंड इक्वल टू कूलॉम, सॉरी एम्पियर। ये हुआ प्रमास। कूलॉम को C से, सेकेंड को S से लिख सकते हैं, एम्पियर को A से। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई बोलता है ना, यहाँ पे एक एम्पियर की भी परिभाषित कर सकते हैं, एम्पियर को भी परिभाषित कर सकते हैं कि हाँ 1 माने तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। कहने का मतलब हुआ कि
एक एम्पियर बराबर ऊपर में 1 कूलम और नीचे में 1 सेकेंड। ये इसकी परिभाषा होती। अगर बोलता है विद्युत धारा 1 एम्पियर, ये क्षमता को बताती है चालक की। बोलता है कि कोई चालक तार जो है, चालक तार होनी चाहिए, चालक तार 1 एम्पियर की है। इसका मतलब क्या है? तो फिजिक्स में एक चीज और अच्छा है भौतिकी में, कि अगर आप किसी टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं, और उसमें अगर नीचे में कोई टर्म है, तो आप नॉर्मली उस टर्म को 1 मान के चल सकते हैं। अगर आप 1 मान के चलते हैं तो आपको बहुत सारी परिभाषा, जो डिफिनेशन जो होती है, परिभाषा जो होती है, आपको है ना, बोलने में और समझने में काफी आसानी हो जाती है। जैसे हमने लिखा है 1, यहाँ एम्पियर कूलम सेकेंड, 1 लाना है तो 1 लिखा, 1 लिखा, नीचे भी 1, ताकि 1 से 1 कट जाए तो 1 बच जाए। अब कूलम बाय, अभी लिखे कि एम्पियर क्या कहलाता है? कूलम बाय सेकेंड। कूलम बाय सेकेंड को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। तो 1 से 1 कट जाएगा तो 1 एम्पियर बच जाएगी। अब हमें मानने में 2 एम्पियर की तार चाहिए, तो हम क्या डिफाइन करेंगे? अब अगर नीचे 2 देते हैं, ध्यान समझिएगा, और अगर ऊपर भी 2 देते हैं हम, तो 2 से 2 कट के तो फिर 1 आ जाएगा। इसीलिए फिजिक्स वालों ने बहुत अच्छा बोला कि अगर किसी फिजिक्स में किसी टर्म को डिफाइन करना है, या किसी टर्म में, यानी फिजिकल साइंस में, केमिस्ट्री में भी अगर डिफाइन करना है, तो आप नीचे वाले टर्म को हमेशा 1 मान के चले और ऊपर में बढ़ाते जाएं। 2 कूलम 2 एम्पियर, अब 2 एक बार से 2 कटेगा तो 2 आ जाएगा। 5 एम्पियर आपको चाहिए तो ऊपर 5 रहने दीजिए, नीचे बस 1 कर दीजिए, नीचे वाले को 1 रखिए। तो एम्पियर की परिभाषा यहां से बहुत अच्छी तरीके से निकल गई। इसका मतलब हुआ कि कोई ऐसा चालक तार मुझे चाहिए जिसकी क्षमता 5 एम्पियर है। 5 एम्पियर का मतलब क्या? कि वह तार, वैसी तार हो, इसकी क्षमता 1 सेकेंड में अपने जो ये एरिया है, 1 सेकेंड में, नीचे वाला से डिफाइन कीजिए, कोई चालक तार यदि 1 सेकेंड में 5 कूलम आवेश निकालता हो अपने एरिया से, तो उसकी क्षमता 5 एम्पियर हो जाएगी। अगर 1 सेकेंड में 2 कूलम निकालता हो, आवेश तो निकल ही रहा है, आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना तो वहां निकलेगा ही, तो उसकी क्षमता 2 एम्पियर की है। अगर 1 सेकेंड में कोई चालक तार 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करता है, अपने एरिया से निकालता है या प्रवाहित करता है, उसमें उसकी क्षमता है, तो वह 1 एम्पियर की चालक तार कहलाएगी, है ना। तो ये सब याद रखें कि विद्युत धारा क्या है। तो अब सिंपल समझिए, आवेश की व्यवस्थित प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा, आवेश दर का मतलब समय से भागा देना, और इस आवेश बटा समय को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर QT, I बराबर QIT। इसी को हम मान रखते हैं Q बराबर, इधर तिरछा तिरछी गुना होगा, आपको चलता है तो Q एकम Q, I गुना T, IT। Q बराबर IT, आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। तो हर फॉर्मूले को याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां से समय मांगेगा तो क्या आप समय का भी फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। वो तो वो करते हैं जो पूरा रटुत होता है। हम सब अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, समझ सकते हैं, रटना क्या जरूरी है। आवेश बटा जब समय हमें पता है कि विद्युत धारा होती है I इक्वल टू QT, यानी I बराबर आवेश बटा समय, तो तिरछा तिरछी यहां से मल्टीपल करके नहीं क्या कर सकते कि Q निकालना है तो इसे छोड़ देते हैं, है ना। Q निकालना है तो ये तिरछा तिरछी गुना Q बराबर IT। तो हम हर चीज को याद नहीं कर सकते हैं बटा, हर चीज को समझ जरूर सकते, समझ कर रख सकते हैं। अगर समझ कर हम रखते हैं तो हमें परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि चालक और अचालक क्या है। क्वेश्चन पूछा करते हैं कभी कभी, चालक और अचालक में अंतर बताएं। तो चालक और अचालक देखते हैं कि क्या है। हम सबके पास क्वेश्चन है कि चालक पदार्थ लिखते हैं या तार लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखते तो पदार्थ का नाम देते हैं। चालक पदार्थ एवं अचालक पदार्थ में क्या अंतर है।
चालक पदार्थ और अचालक पदार्थ में यहाँ तो प्रतिरोध पर भी डिपेंड करते हैं, जो कि हम अपने जो लगातार क्लास चल रही है जिसमें पूरा चैप्टर का सिलेबस चल रहा है उसमें हम डिटेल से बताएंगे। यहाँ एग्जाम के लिए हमें VVI क्वेश्चन सिर्फ देखना है, तो हम कम समय में सोचेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे हम शॉर्ट निकलते हैं जो कि एग्जाम में लिखने को होते हैं नॉर्मल, कि चालक पदार्थ वे पदार्थ जिनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक के आवेश की प्रवाह हो जाए उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। विद्युत धारा की प्रवाह हो जाए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि विद्युत धारा है क्या हम नहीं जानते। विद्युत धारा उसे कहते हैं जो आवेश, अभी बताएं विद्युत धारा क्या, आवेश की प्रवाह है, तो आवेश ही तो जा रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो हम क्यों नहीं कह सकते कि वह पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर आवेश प्रवाहित हो रही है तो वो चालक पदार्थ है। अगर एक सिरे से दूसरे सिरे तक की आवेश नहीं जा रहे हैं तो वो अचालक पदार्थ है। कुछ मात्रा हम जा रहे हैं तो उसे अर्धचालक बोल देंगे, जैसे सिलिकॉन अर्धचालक में आते हैं, है या नहीं, तो समझते हैं। जिसे समझने के लिए हम यहां लिखते हैं कि हमारे पास एक वायर है और एक वायर और है। हमने माने ये एल्युमिनियम वायर है और ये हमने माने वायर है, बट अंदर में इसका वायर नहीं है, रबड़ का वायर है। सिर्फ रबड़ को हमने लंबा कर दिया है इस तरीके से, है ना, सिलेंडर का लाने बेलन के आकार के बना दिया है और उसे लंबा कर दिया है। अब बोलते हैं कौन चालक है और कौन अचालक है। तो आपको पता है कि हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया तो बीच के रास्ते होते 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 हम यहाँ पे, है ना, हाथ लगा के इंतजार कर रहे हैं। छोटा सा है ताकि सिर्फ झटका महसूस हो, ऐसा प्रयोग किया नहीं जा सकता, बट झटका तो काफी लग सकती है। तो कुछ उपकरण ही जोड़ देंगे, है ना, छोटी बल्ब होती है। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से करंट दिया और यहाँ पे जो है तार को छोड़ दिया और यहाँ पे एक बल्ब की तार को जोड़ दिया। तो पता चला, लाइए बल्ब की तार जोड़ ही देते हैं, है ना, समझने के लिए। एक तो ऑलरेडी हमने कनेक्शन डायरेक्ट कर रखा है, ठंडा से गर्म से यहां दे रहे हम और यहां हमने तार जोड़ा। ये तार था हमारा, ये क्या है हमारा तार, ये प्लस टर्मिनेट है या माइनस है। मैंने क्या क्या यहां से देखा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहां से पार होते चले गए। इलेक्ट्रॉन अब इधर नहीं जाएगा, इधर प्रोटॉन जाएगा, क्योंकि धारा की दिशा ये है, तो इधर सब प्लस वाले जाएंगे और माइनस वाले यानी इधर इलेक्ट्रॉन उठ जाएंगे। हम आगे ना समझेंगे चैप्टर में बढ़िया से। तो मैंने देखा कि बल्ब यहां से मैंने करंट दिया और यहाँ बीच में तार थी, और सेम प्रोसेस इसमें भी किया। यहां से एक बल्ब के तार निकाले इस तरीके से। थोड़ी गलती हो गई फिगर, कोई नहीं, हमें ये समझ के चलना है। ऐसे हमने कर दिया और ये एक तार जो है मैंने ऐसे कर दिया, समझ। मैंने इधर तो जोड़ा तो ये देखा बल्ब जला ही नहीं, और ये बल्ब कुछ देर रहा तो मैंने जल गया। इसका मतलब हुआ क्यों, इसमें करंट पार हुई, इसमें करंट पार हुई नहीं। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आए बट इसके आगे बढ़े ही नहीं। हम अगर दूसरी बात परिभाषा में कहें तो है ना, हम जहां तक हम जानते हैं, कहा जाता है कि जिस पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो। अब जैसे मान लें हम अभी चल सकते हैं आराम से फ्रीडम में, यहाँ पे हवा की कण है जो हमें थोड़ी बहुत प्रतिरोध देती है, अन्य रोकने वाला कोई नहीं है। अगर वही तेज हवा चले तो हमें थोड़ी प्रतिरोध देगी, तो थोड़ी चलने में कठिनाई होगी। इतना तेज हवा है, इतना तेज हवा है, इतना तेज हवा है कि शायद हम, है ना, बोर्ड से चिपके हुए हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम जा ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि प्रतिरोध भी मायने रखती है हर चीज में। इसका मेन तो मायने प्रतिरोध ही रखती है। ये तो 10th क्लास की परिभाषा है कि वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु ना जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, अचालक पदार्थ। और अगर चला जाए तो चालक पदार्थ। मेन जो इश्यू है यहाँ पे, जो समझने वाली बात है, वो है वास्तव में रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध। अगर हमें हवा नहीं है तो हमें रोकने वाला कोई नहीं, हम फ्री, हम घूम सकते हैं हम नॉर्मली। बट
अगर यहाँ थोड़ी तेज हवा चले तो हमें थोड़ा रोकने की है ना, थोड़ा धीरे धीरे हमारी चाल हो जाएगी। बट अगर बहुत तेज हवा, इतना तेज हवा है, इतना तेज हवा है कि हमें बोर्ड से चिपका दिया गया है, अब इसके आगे हम ऐसे भी नहीं हो सकते, कदम भी नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब हो कि प्रतिरोध इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हम जिस बिंदु पर हैं उसी बिंदु पे खड़ी हैं। वही तो इसमें हो रहा है। यहां से गए प्रोटॉन दौड़ते हुए, आवेश गए, यहां तक आए, यहां आए तो इन्हें इतना प्रतिरोध मिला, इतना प्रतिरोध मिला, इतना प्रतिरोध इन्हें मिला कि ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और जब आगे बढ़ ही नहीं पा रहे तो हम कहे कि भाई जिससे पदार्थ है ना, जिससे करंट पार ना हो, आवेश पर ना पार ना हो, सीधी सी बात हम कर सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिसका प्रतिरोध बहुत उच्च हो, बहुत हाई हो, उसे हम अचालक कहते हैं। जिसका प्रतिरोध बहुत कम तो नहीं कर सकते, मगर दोनों हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं। बहुत सारे पदार्थ ऐसे जिसकी बहुत कम है, जैसे सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, बहुत कम प्रतिरोध है। वही फिर आ जाए लोहा में, थोड़ा ज्यादा प्रतिरोध है, बट उतना नहीं है कि प्रवाह नहीं हो सकता, जा सकता है। जैसे हवा अभी ऐसा नहीं है, बहुत कम है तो चल सकता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा हवा चले तो हम नहीं चल सकते, चल सकते बट कम स्पीड में चलेंगे। वही बात है, जिसमें कम प्रतिरोध रहता है उसमें करंट बहुत स्पीड जाएगी, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं है। जिसमें थोड़ा प्रतिरोध है उसमें उसके अपेक्षा कम करंट जाएगी, आवेश जाएगी। और जिसमें इतना ज्यादा है कि करंट एक बिंदु से हम हिल ही नहीं सकते, इतना तेज हवा है कि हम हिल ही नहीं सकते, तो भाई आवेश जाने की बात ही नहीं हो रही। जब हम नहीं जा रहे तो इसमें भी वैसा गुण है, ये कहां से जाएगी। तो परिभाषा बहुत सिंपल है, आप जो परिभाषा याद रखें, वह पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश प्रवाह, क्या लिखे, वह पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश की प्रवाह होती हो, आवेश की प्रवाह होती हो, प्रवाह का मतलब जाना, प्रवाह होती हो, उस पदार्थ को हम चालक पदार्थ कहते हैं। उस पदार्थ को हम चालक पदार्थ कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। देखिए परिभाषा में इतना देरी में ही झाड़ सकते थे कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट जाए तो हम उसे चालक कहते हैं। बट हमें आपको समझाना है, समझे हुए चीज रटना नहीं पड़ता है। हाँ, एक दो बार इसे पर लिख लेंगे तो आयन, मुझे आशा है कि आपको दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं, आप समझ के रखेंगे तो मन में रियलाइज कीजिए। मन में अगर जो बात रियलाइज होती है ना, वो कभी भूलते नहीं हो। आप कभी साइकिल चला रहे हैं तो वो बात को आप सोच सकते हैं कि हमने ये सोचा था उस समय तो ऐसे हुआ था। अगर आप कोई काम करते समय किसी प्रश्न को और उसके आंसर को अगर मन में सोच सकते हैं तो वो क्वेश्चन और प्रश्न आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो आपने सोचा है, आपका वो थिंकिंग है। और थिंकिंग की हुई चीज इतने आसानी से हम नहीं भूलते, इसलिए आप थिंकिंग कीजिए। दूसरी भाषा में क्या लिखते हैं, वह पदार्थ जिसकी प्रतिरोध का मान कम हो, बस सिंपल, कम होना चाहिए। अगर प्रतिरोध है ही नहीं तो मुझे रोकने वाला कौन, बताओ कौन है ना। वही कहावत है मतलब है। एक हमारे जो सर हैं, जो हमारे आदर्श हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, हम बहुत अच्छे मानते हैं। हमारी लाइफ में अगर कुछ चेंजिंग किए हैं तो वो ही है, थोड़ी थोड़ी। विकास दिव्य कृति सर बहुत अच्छे टीचर है, खान सर भी कम नहीं है, बट सबसे अच्छे मेरे फेमस टीचर वही हैं, विकास दिव्य कृति सर। तत्काल अभी यूपीएससी में थे, मतलब क्लियर करके वो शायद फिलहाल रिजाइन कर दिए हैं, क्योंकि वो उन्हें भविष्य भी तो बनानी थी, बहुत सारे बच्चों को यूपीएससी भी तो कराना था, इसलिए वो बहुत प्रभावित लोग, बहुत प्रभावित आदमी है, लोग नहीं, मतलब वो ऐसा इंसान है जिनसे हम बहुत प्रभावित हैं। तो उनसे बहुत सारे प्रभावित लोग हैं, वो प्रभावित लोग नहीं है, मुझसे गलती से निकल गए हैं, ध्यान दीजिए। तो उनका एक है ना, वो कहते हैं ना, तू नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और। तो एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप इसी क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ें या 2-4 क्वेश्चन देख ले उसी क्वेश्चन को पढ़े, नहीं, आप जितना टाइम मिले उतना क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए।
हम आपके साथ खड़ा है ना। तो कहता है कि वह पदार्थ जिसकी प्रतिरोध का मान कम हो। जब कम है, कोई रोकने वाला नहीं, तो हमें बताओ कौन है वे, है ना। तो प्रतिरोध का मान अगर कम हो तो हम उसे चालक कहेंगे, और दूसरी भाषा में तो आप समझ ही रहे कि प्रतिरोध का मान अगर ज्यादा हो तो उसे हम अचालक पदार्थ कहेंगे। बहुत ज्यादा हो लिखना और अच्छी बात है। वह पदार्थ जिसकी प्रतिरोध का मान बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो, उसे अचालक पदार्थ कहते हैं, अचालक पदार्थ कहते हैं। इसे लिख सकते हो, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। नाम बहुत सारे, चालक को सुचालक बोलते हैं, अचालक को कुचालक बोलते हैं। आप नाम रिमेंबर रखिए क्या क्या बोल सकते हैं। इसे विद्युत रोधी भी बोलते हैं, विद्युत रोधी। देखिए विरोध कर रहा है ना, विद्युत का क्या कर रहा है, विरोध। नाम ही में तो है इंसुलेटर, विद्युत रोधी है वो, विद्युत को विरोध कर रहा है। विद्युत का मतलब आवेश, आवेश का वो विरोध कर रहा है, इसलिए तो उसका नाम है विद्युत रोधी, इंसुलेटर। चालक है, ये तो कंडक्टर है भाई, है ना, इसका मतलब कंडक्टर। वो भाई बस वाली कंडक्टर की बात नहीं करते। कंडक्टर बने होता है चालन करना, और आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो हम उसे आवेश का चालन करते हैं। आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए, हम उसे आवेश का चालन कहते हैं। ये भी पूछता है कि आवेश की चालन से आप क्या समझते हो, तो आवेश की चालन से हम क्या समझेंगे, आवेश है, चालन का मतलब चल रहा है। तो एक बिंदु से आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जाने की क्रिया को हम विद्युत चालन कहते हैं। हम बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे ही बता देते हैं, आप उसे भी नोट करके समझ के चले। हमारी कभी कभी जो बातें होती हैं उसे नोट करना बहुत जरूरी होती है समझने के लिए। आप अपनी तरीके से कॉपी बनाए। हर एक बात को हम लिख नहीं पाते, बट हाँ हर एक बात को समझा जरूर पाते हैं। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यहाँ पे कहा है अर्धचालक, तो आप समझ नहीं रहे। जिससे मान लेते हैं कि 10 ओम प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक, हम प्रतिरोध की कोशिश करेंगे तो बताएंगे। 10 ओम है जो मान लेते हैं कम चालक, सॉरी कम प्रतिरोध है। इधर है मान लेते हैं 1000 या 10,000 ओम है प्रतिरोध का मान। इसके बीच में हो सकता है 500। तो ये हुए चालक, ये इतना ज्यादा है कि ये अचालक, और ये बीच बीच में है, ना ज्यादा ना कम, इसे हम बोलते हैं अर्धचालक। प्रतिरोध से बहुत आसानी से खत्म हो गई। प्रतिरोध एक प्रकार का चालक का ही गुण होता है, टेंशन मत लीजिए, चालक का ही गुण है। मतलब कहा जाता है ना कि हम आप ही के गुण है बट आपको दिखते ना है, वही कहावत है। ये चालक तार का ही गुण होता है प्रतिरोध, बट चालक तार को ही नहीं पता है कि हमारे अंदर ऐसा इंसान छुपा हुआ है जो हम ही को रोकने में सक्षम है, और उसी के कारण जो हमारे विद्युत ऊर्जा का जो बिजली बिल है वह जो खपत होती है उसी के कारण ज्यादा होती है। प्रतिरोध है, प्रतिरोध इतना, प्रतिरोध कभी कभी हाई होती है तो तार जो गर्म होता है हम जिसे बोलते हैं उसमें प्रभाव, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। जिन्होंने जूल दिया, जूल साइंटिस्ट ने दिया था, उन्हें भी हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है, आखिर में वो होता है कैसे उष्मा। तो जब वो टॉपिक आएंगे तो ये लंबे हो जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सर्जन ओम, है ना, ओम के नियम देखते हैं जो ओम सर ने दिए थे। उन्होंने क्या बताया वो समझिए। उससे पहले आप विभव समझ लीजिए, ताकि हमने विद्युत धारा समझा, और विभव अगर समझेंगे तब ओम का नियम समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो हम विद्युत विभव की बात कर लेते हैं। विद्युत विभव जिसे हम पोटेंशियल बोलते हैं या वोल्टेज बोलते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में वोल्ट। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ना जाने बोर्ड में परीक्षा में कितनी बार पूछे जो हमें भी नहीं पता।
अगर आपको पता है तो आप ध्यान दें, बट इतना जानते हैं कि बहुत बार पूछा गया है। अब 2015 तक या 14 तक के तो बुक हम सबके पास अवेलेबल होती है देखने में। हाँ भाई 14 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 18 में पूछा गया। अब उसके पहले भी पूछा गया, इसलिए हम कह रहे हैं कि कितने बार पूछा है हमें नहीं पता। अगर आपको अब पता है तो आप बता सकते हैं, और बताने के साथ साथ आप ध्यान भी दे सकते हैं। अब क्या है, एक छोटी सी इसे समझे, हम पहले लिख देते परिभाषा, उसके बाद लिख, है ना, समझाते हैं। कहता है जब कोई इकाई धन आवेश को एक, या ऐसे लिखते हैं अनंत सीधा लिखते हैं, अनंत से किसी बिंदु तक, इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। यहां नोट में एक चीज याद रखना है यहाँ पे, कि जो विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव अनंत पर उसका मान 0 होता है, 0 होता है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो 0 होता है, याद रखिए। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो लिख ही लेते, उसके बाद ही देखते हैं कि बार विद्युत विभव का एसआई जो मात्रक होगा वो वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट। समझते हैं हम क्या? जैसे मान लेते हैं हमारे पास, इधर हम कुछ चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, उससे अगर आपको समझ में आ जाए आसानी से तो अच्छी बात है। हमारा तो काम ही है कि आपको समझ में आ जाए। हाँ, पढ़ा नहीं सकते हम, पढ़ तो आप खुद से भी सकते हैं बुक, बस हम उस बुक की बातें को आपको समझा सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम पढ़ा नहीं सकते, हम किन्हीं को पढ़ा नहीं सकते। पढ़ा तो आप खुद किसी को सकते हैं, दूसरे को भी आप पढ़ा सकते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। क्या आपको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, ऐसी बात तो है नहीं। हम पढ़ा नहीं सकते, बस हम समझा सकते हैं। और समझाना क्या है हमें, कि विद्युत विभव क्या है। क्या आप पढ़ नहीं सकते कि जब कोई इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहेंगे? पढ़ सकते हैं आप, कोई भी पढ़ सकता है। ऐसे दूसरा का बच्चा भी अगर हिंदी पढ़ना आता हो तो वो भी पढ़ सकता है। बट हमें समझाना है आपको, तो हम एक माध्यम है जो बुक में लिखी हुई बात को समझाते हैं आपको। गुरु अलग होते हैं, गुरु का दर्जा अलग है। हम सब एक माध्यम है आपको बस समझाने के लिए। अभी हम सब गुरु नहीं है, एक भाई की तरह हैं, आपको भाई की तरह समझा रहे हैं, सजेशन भी देते हैं, समझाते हैं भी। हालांकि यहाँ पे खड़ा होने के बाद लोग समझते हैं कि वो सर है, गुरु है। वास्तविक तो वो है कि गुरु उन्हें कहा जाता है जिनके पास लोभ ना हो। हम सबके पास कुछ ना कुछ चीज की लोभ होती है, तो हम सब गुरु की मानता कैसे ले सकते हैं? तो बस हम समझाने की काम करते हैं, आपको बस समझा सकते हैं, हम पढ़ाते नहीं है, बस समझा सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गई तो हम अच्छे हैं, नहीं समझ में आए तो बहुत सारे टीचर हैं, आप उनसे भी समझ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। कहते हैं जब कोई इकाई धन आवेश, अब पहले फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा घर जो है, ध्यान समझिए, या कोई व्यक्ति है जिनका घर बहुत सारे रास्तों और कोलियों से होकर गुजरते हैं। ये मेन रोड है, यहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है, ऐसे आना पड़ता है, ऐसे जो भी हो समझिए, ऐसे जाना पड़ता है, फिर ऐसे आना पड़ता है उन्हें, फिर ऐसे, तब ये मेन रोड में मिलती है। और ये मेन रोड में एक गली है,
छोटा छोटा, जिसमें कि ना है ना रिक्शा अटने भर जगह है, ट्रैक्टर नहीं अट सकती। और ट्रैक्टर से हमें आटा गिराना है, आटा हमने आ गया या मिट्टी आ गई, रोड पे गिरवा लिया हमने, मिट्टी गिरवा लिया। और ये जो रोड है ना, सड़क है, हम इसे मान लेते हैं कि अनंत है, अनंत है, मान लेते हैं कि सड़क की जगह क्या माने हम, अनंत माने। अब यहाँ आटा लाना है या मिट्टी को लाना है या किसी वस्तु को लाना है जो कि गाड़ी से नहीं आ सकते, वहां उसे उठा के ही लाना होगा। तो सोचिए यहां से कोई लेबर काम करेगा, फिगर बना देते हैं लेबर को सिंपल से, यहां से माथा पे या साइकिल्स के द्वारा या ठेला के द्वारा, जो चीज के द्वारा यहाँ लोड करेगा और यहां से इसे ले जाएगा। यहां से मान लेते हैं ईटा ले जा रहा है, ईटा, और ईटा को मानते हैं कि यही इकाई धन आवेश है, कूलम। इकाई का मतलब एक और प्लस का मतलब धन, और इकाई धन आवेश को हम ले जाएंगे। अब यहां तक लाने में जो मेरा अंतिम है, फाइनल पॉइंट है, घर, हाउस, यहां तक लाने में यहां से चल के आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, फिर यहां आएगा और फिर यहां चल जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि लेबर को ईटा ले जाने में काम करना पड़ा है, अब उस काम के बदले हम मुझसे कुछ देते हैं। वही बात सेम है, सड़क पर से लेबर ने ईटा को उठाया, ईटा उठाने तक उसे घर तक ले जाने में जितना काम करना पड़ा, उसे जो हम काम करने के बदले जो भी दे हम उसे आय कहेंगे नॉर्मल भाषा में। बट हम यहाँ समझते हैं कि अगर इकाई धनावेश, ईटा अगर इकाई धनावेश होता है, इकाई का मतलब एक, धन का मतलब प्लस, आवेश का मतलब कूलम, शॉर्ट में लिखा गया इकाई धन आवेश, इकाई मतलब 1, धन मतलब प्लस और कूलम को धन आवेश। इकाई धन आवेश को अनंत से, यानी सड़क को हमने क्या बना, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यानी घर तक लाने में लेबर को जो कार्य करना पड़ा, उसके बदले जो हमने उसे दिया उसे आय कहते हैं, यहाँ पे वोल्ट कहते हैं। इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। वास्तव में यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या था, 0 था, और यहाँ पे कुछ तो हुआ। तो वास्तव में हम विभवांतर निकालते हैं, विभवांतर ही निकालते हैं, क्योंकि हम विभव नहीं प्राप्त कर सकते। दो बिंदुओं के बीच की विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, तो हम यहाँ विभवांतर ही निकालते हैं। बट अनंत पर जो विभव 0 होता है, तो 0 घटाने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसलिए हम डायरेक्ट उसे विभव का नाम देते हैं। वास्तव में विभव हम पढ़ते नहीं, वास्तव में विभवांतर ही पढ़ते हैं, बट यहाँ पे विभव का हम नाम देते हैं। तो यही है, बहुत सिंपल तरीका समझ में आ गया कि अनंत से अब कोई इकाई धन आवेश को हम ले गए, तो मान लेते हैं अनंत है, जहां पे इसका विभव का मान क्या है, 0 है। इकाई धन आवेश यानी +1 कूलम को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यहां से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य है, हम उसे क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। जस्ट अ सेकेंड, कुछ टेक्निकल इश्यू है, देखता हूं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। विद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। अब इसका अगर परिभाषा लिखना चाहें, परिभाषा नहीं, फॉर्मूला लिखना चाहे विभव का, तो सोचिए हमें करना क्या पड़ा है, कार्य करना पड़ा है, किसको लाने में, आवेश को लाने में। तो आवेश को लाने में जो काम करते हैं वही विभव कहलाता है। अनंत से किसी बिंदु, इकाई धन आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव। अब विद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। विभव को V से लिखते हैं, कार्य की मात्रा जूल होती है, आवेश की मात्रा कूलम होती है। इसी चीज को शॉर्ट में लिखता है V = J/C। ऑब्जेक्टिव में VV आई है, ध्यान रखिएगा। कार्य बटा आवेश, कार्य का ऐसा मात्रक लिखना है तो सबका ऐसा है मात्रक लिखना है, तो विभव का ऐसा है मात्रक वोल्ट, कार्य का ऐसा है मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम। V = J/C। अगर इसे 1 वोल्ट डिफाइन करना हो तो 1 जूल और 1 कूलम।
और नीचे वाले तुम बताए थे कि हमेशा 1 कूलम 1 मान के चलना है। अगर मान लें यहाँ 2 वोल्ट को डिफाइन करना है तो ऊपर में 2 जूल करेंगे और नीचे हम 1 कूलम रखेंगे। यानी 1 कूलम आवेश को लाने में अनंत से अगर 2 जूल कार्य करना पड़ा है तो मुझसे 2 वोल्ट समझते हैं कि वहां 2 वोल्ट है वहां पे। अनंत से इकाई धन आवेश को लाने में अनंत से कहां से अनंत से इकाई धन आवेश को लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है, 1 जूल का कार्य होता है तो वहां समझते हैं कि उसका मान 1 वोल्ट है। कोई बोलता है 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब हुआ कि नीचे तो हमेशा 1 रखना और ऊपर 12 करना है, तो ऊपर भी क्या करना है 12। यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में अगर 12 जूल की ऊर्जा की खपत होती है तो मुझे समझते हैं कि वहां 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट की बैटरी है। या अंडरस्टैंड? यह हुआ विद्युत विभव। क्या विद्युत विभव से क्या समझते हैं? आशा है कि आप सबको समझ में आ रही होगी कि विद्युत विभव क्या है। इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश का मतलब लिखिए क्या, +1 कूलम। इकाई धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है मुझसे क्या बोलते हैं? विद्युत विभव करते हैं। दो है ना, किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच के विभव को विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। नाम है विभवांतर, विभव जोड़ अंतर। तो अंतर कब होगा? जब 2 बिंदु रहेंगे। तो चालक के 2 सिरों के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। उसे भी आप लिखिए, उसका भी ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। ओम का नियम देखते हैं। ओम का मतलब ये ओम का नियम नहीं है। ये महादेव वाला ओम का नियम नहीं पढ़ना हम सबको, वो तो ऑलरेडी सबको पता है। ओम नमः शिवाय। हमें ये जो ओम है वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नियम पढ़ना है। वो अपने नाम पे ओम का नियम दिए। उनका कहना क्या था वो समझते। उनका कहना था कि मान लेते हैं हमारे पास एक चालक तार है। क्या है हमारे पास? एक चालक तार। और ऐसा कभी संभव नहीं है जिन्होंने जो सर ओम नियम ने बताया है ना, आइडियल है, ऐसा आदर्श माना जाता है। ऐसा संभव होता तो है नहीं। देखते क्या बताया इन्होंने। बताया इसमें करंट गई आई, बोले हाँ गई। अगर विद्युत धारा गई है, आवेश क्या बोले, अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना तो विभवांतर उत्पन्न होगा ही। अगर आवेश जा रहे तो विभव, आवेश ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? विभव। अगर आवेश जा रहे तो इसे कार्य करना पड़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न हो ही रहा होगा। यहाँ मान लेते हैं पॉइंट ए है तो यहाँ पॉइंट बी। उन्होंने बताया कि ये दोनों के बीच के विभव कुछ तो अंतर आ रहे होंगे। मान लेते हैं यहाँ भी उत्पन्न होगा, दोनों के बीच के विभवांतर कुछ तो हो रहे होंगे। यहाँ 20 से यहाँ 10 तो घटा के 10 वोल्ट है, तो कुछ तो वोल्ट हो गए। बोले हम ओम सर ने बताया कि मान लेते हैं कि चालक तार है ना, उसका ताप को रोक देते हैं, ताप को अचल कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। ताप को कांस्टेंट कर दिए, अचल कर दिए, ताप इसका बढ़ेगा घटेगा ही नहीं। ऐसा संभव है? आप बताएं। तो एक वायर है, अब उसमें करंट दे रहे हैं, अगर करंट जा रही है तो अभी बताया प्रतिरोध गुण है, जो ऐसी गुण है जो अंदर छिपी है और उसी को रोकती है, और आवेश को रोक रही है। अब सोचिए हम जाना चाह रहे हैं और ये रोक रही है, हम दोनों के बीच में क्या होगी? घर्षण होगी। और आपको भी पता है कि जब जब फ्रिक्शन यानी घर्षण हुआ है, जब जब उष्मा उत्पन्न हुआ है, अगर उष्मा उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब है कि तार गर्म हो रहा होगा, और तार गर्म हो रहा है इसका मतलब ताप में जरूर परिवर्तन हो रहा होगा, वो कम हो या बहुत ज्यादा हो, बट तार में ताप में परिवर्तन जरूर हो रहा होगा क्योंकि इसके अंदर घर्षण हो रहा है और इसके अंदर प्रतिरोध भी है।
ये तभी संभव है जब किसी चालक तार में प्रतिरोध का मान ही शून्य हो, और तार प्रतिरोध कभी शून्य हो ही नहीं सकता, ऐसे कोई तार बना ही नहीं। अगर ऐसी कोई तार बन जाती तो बिजली बिल हमारी खपत ही नहीं होती, उतना जितना डिवाइस मांगता उतना ही होता। और ऐसे बन जाते तो डिवाइस भी ऐसी बनाई जाती जो बिजली बिल खपत ही ना करे, फिर हमें बिजली की टेंशन ही ना थी कि बिजली बिल देना है। तो ऐसे इनका मानना था ऐसे कि मान लेते हैं कि अगर इसमें धारा प्रवाहित कर भी रहे हैं यानी हो भी रहा है, फिर भी इसका ताप में परिवर्तन नहीं होगा, तार गर्म नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा, चाहे आप जितना भी देते जाए, बढ़ाते जाए। अब आप ही सोचिए, हम 5 एम्पियर की तार में 15 एम्पियर की करंट अगर प्रवाहित करें तो वो ऑटोमेटिक है कि उसका मान बढ़ेगा। अगर गर्म होगा ज्यादा तो ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर नहीं मतलब तार हीट हो रहा है। इसका मतलब है कि इनका मानना था कि ऐसी कोई तार हो जिसका प्रतिरोध ही ना हो, उसे रोकने वाला कोई नहीं हो, उसे घर्षण ही नहीं करा तो उसमें उत्पन्न ही नहीं होगी, ऐसा इनका मानना था। तो इन्होंने बताया कि अगर ऐसी कंडीशन है कि ताप को रोक दिया जाए, अचल कर दिया जाए, ताप में परिवर्तन ही ना हो, तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और दोनों सिरों के बीच के जो विभव है ये आपस में समानुपाती हो जाएगा, ऐसा इनका कहना था। ओम सर का यही ओम का नियम है। आय समानुपाती भी, अगर आय बढ़ रहा है तो भी बढ़ते रहा, आय बढ़ रहा है भी बढ़ रहा, आय बढ़ रहा है भी बढ़ रहा, आय बढ़ रहा है भी बढ़ रहा, समान रेशियो में बढ़ रहा है। इन्होंने ये कहा बढ़ रहा है ये ठीक है, बट समान रेशियो में बढ़ रहा है। ये 5 किलो बढ़ा तो भी 5 बढ़ गया, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है भाई, कुछ प्रतिरोध भी, रेजिस्टेंस भी तो रोक रही है। तो इन्होंने बताया कि अगर ऐसा हो तो यहाँ पे ना इसको हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लिया 1/r, समानुपाती को हटाने के लिए। जब इसे हमने किया तो V/r बना, V/r, विद्युत धारा और V/r। यानी अगर प्रतिरोध जितना कम होगा उतना आय का मान ज्यादा होगा, है ना। अगर R 0 कर दे तो ये क्या हो रहा है, अपरिभाषित हो रहा है। अब ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी विद्युत धारा अनडिफाइंड एकदम इतना 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 कि मत पूछिए, बहुत हाई मान हो जाएगा। कब, जब रेजिस्टेंस क्या हो जाए 0 तब। ये ओम सर का कहना था। ओम सर का वास्तव में कहना था, लिखते हैं, यदि किसी चालक तार के ताप में परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। सिंपल बात होती है भाई, उन्होंने तो कहे डायरेक्ट। यानी जो चालक तार है, ये देखिए कोई खास चीज नहीं है, बस समझ के रखना आपको। हमने क्या बोला, ताप में परिवर्तन ही नहीं करना है, ताप को अचल रखना है, ताप बदलना ही नहीं है। तो क्या होगा, किसी चालक तार के ताप में परिवर्तन ना हो, ये बात तो हमने ऑलरेडी समझ में आ गया, ताप में परिवर्तन ना करना। तो क्या होगा, इसमें जो करंट देंगे हैं और विभवांतर दोनों समानुपाती हो, तो उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, ये लैंग्वेज है, बनाना पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, बाकी समझने के लिए तो बहुत शॉर्ट है। और उनके चालक के सिरों बीच का विभवांतर क्या होता है, समानुपाती, यानी आय समानुपाती भी। ये ओम के नियम से हमने बराबर करने के लिए आर कांस्टेंट लिया, बट रेशियो में तो आई बराबर V/r। यहाँ से हम V बराबर IR कर सकते हैं, फॉर्मूला बन गया, तिरछा गुना। R बराबर निकालना चाहे तो V/I निकाल सकते हैं, और कुछ भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो समझ के एक ही चीज रखना, आय समानुपाती V, आय समानुपाती V। तो ये हो गया ओम का नियम। इनका ग्राफ भी होता है। इनका कहना था कि अगर हमने ग्राफ पारा, अगर ऐसी तार कोई मिल जाए जिसमें ताप में परिवर्तन ना हो, तो इधर विद्युत धारा और इधर वोल्टेज दोनों का मान समान होगा, यानी एक सरल रेखा होगा। इंक्लाइन कितना होगा, 45 डिग्री होगा, अगर सरल रेखा है तो।
उसमें भी जितना ये बढ़ रहा उतना ये बढ़ रहा, उतना ये बढ़ रहा, उतना ये बढ़ रहा। जितना विद्युत धारा का मान उतना ही विभव का मान होगा। कब? जब ताप में परिवर्तन ना हो तब। ये किनका मानना था? ओम सर का मानना था। बट ऐसा संभव तो है नहीं कि ताप में परिवर्तन ही ना और विद्युत धारा जाए। तो आज हम सब इतना ही क्वेश्चन करेंगे। कल कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपकी परीक्षा में मदद करेंगे। धन्यवाद।